ऐसे ही एक डॉक्टर से हम बात करेंगे आगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका जो जीवन है, उनका जो एक्सपीरियंस है इस पूरे कोविड काल में कैसा रहा है और उन्होंने कितने लोगों को आखिर प्रेरित किया है, ये उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विकास शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। डॉक्टर विकास शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। एमडी हैं आप पनेशिया अस्पताल के, चीफ न्यूरोसर्जन है और कई ऐसी गतिविधियों में आपने हिस्सा लिया कि जो हम आपसे खुद जानना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में क्या कुछ डिफिकल्टीज आई। बहुत सारे मिथ भी थे, उससे भी डॉक्टर्स को लड़ना था। सबसे पहले आप यही बताएं कि शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या डिफिकल्टीज आई इस दौरान। जी, शुरुआत करते हैं हम 25 मार्च 2020 से, जब जो है देश में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ प्रधानमंत्री जी द्वारा। उस समय कोरोना परसे से हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कोरोना को और कोविड इन्फेक्शन को हम लोगों ने अपने कैरिकुलम में नहीं पढ़ा था। ये सारी जानकारी और नए तरीके का इन्फेक्शन था, नई जानकारियां थी। उस समय ना केवल अपने लिए डर था बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए डर था और देश एक अजीब सी सिचुएशन में से गुजर रहा था। लॉकडाउन था, काफी कोई हम लोगों को तो हॉस्पिटल, जो जनरल हॉस्पिटल चलाना है या अपना मरीजों का उपचार करना है। हम एज ए न्यूरो सर्जन तो काफी कुछ इमरजेंसी सर्विसेज को भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उस दौरान जो मरीज आ रहे थे, प्लस हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वो भी काफी कुछ डरा हुआ था। तो उस स्टाफ को जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने से लेके शुरुआत में शॉर्टेज बहुत सारी चीज़ों की थी, क्योंकि लॉकडाउन था तो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था। तो उस दौरान हम लोगों ने अपने बेसिक रिसोर्सेज से उनको डेवलप किया। मिसाल के तौर पर जो मास्क सबसे ज़रूरी है, आज भी दिन ज़रूरी है, वो हम लोगों ने मास्क अपने खुद इंडिजिनस प्रोडक्ट यहाँ पर जो हम लोग जो ड्रेप सीट्स होती हैं उनको, और जो हम लोगों को ड्रेप करते हैं पेशेंट को, उनको काट के और अपने मास्क हमने खुद डेवलप अपने हॉस्पिटल में कराए। उस समय पेशेंट को, अटेंडेंट को और हमारे स्टाफ को मास्क हम लोगों ने हॉस्पिटल से ही देना शुरू किया। शुरू में अवेयरनेस की बड़ी कमी थी, तो वो अवेयरनेस का जो प्रोग्राम होते हैं, प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको शाम को फ्री ओपीडी करने को कहा। हम लोग उसको बखूबी करें और रोज तकरीबन 150 से लेकर 200 पेशेंट को व्हाट्सएप के तरीके मेथड से उनको ट्रीटमेंट लिख रहे थे। इस बीच में 15-20 दिन बाद लोगों को भूखमरी पैदा हो गई। हमारे बगल में ईंटों का भट्टा है थोड़ी दूर पर, तो वहां पर हमारे एक सज्जन ने कहा कि वो परिवार, अब उनको फूड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आप मदद करिए। इस तरीके से गरीब बस्तियों में खाना पहुंचाना और दवाइयाँ पहुंचाना, उनको मास्क, सैनिटाइजर दिलाना, फिर ये सिलसिला चलता रहा। और इस बीच में हम लोगों ने हॉस्पिटल को कभी हैम्पर नहीं होने दिया। हॉस्पिटल के सर्विसेज जो थी कि अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है या कोई उसको डॉक्टर विकास, क्योंकि आपका काम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ऑलरेडी न्यूरो सर्जरी करना, हेड इंजरी अगर किसी को हो जाती है उसका इलाज करना ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कोरोना ने उसको और डिफिकल्ट बना दिया, शायद बहुत डिफिकल्ट बना दिया। अब आप सोचिए ना, शुरुआत में तो आरटीपीसीआर नहीं हो पाता था, तो अगर हेड इंजरी का पेशेंट आ जाता है या और अदर इमरजेंसीज जो होती हैं वो आ जाती हैं, ऑपरेट भी करना है, और अगर वो कोविड इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है प्लस स्टाफ को भी हो सकता है। इस सब परेशानी से आप जो है बचते हुए और आपने उनको मैनेज करना एक अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था। पीपी किट पहन के इलाज करना। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज क्लियर है? जी जी, कहिए। तो वो सिचुएशन, खास तौर से वो गर्मियों का जो समय था, वो बहुत डिफिकल्ट था। अच्छा, एक्टिविटी चलाते हुए हम लोगों ने चूंकि इसको उस समय ये था कि आप अपने स्टाफ को कम कर दीजिए, उनको सैलरी मत दीजिए, और इस तरीके की जो बाद में लोगों ने सलाह देना शुरू किया, वो हमारे लिए काफी
काफी पेनफुल था। तो हमने और हमारे हॉस्पिटल ने ये डिसाइड किया कि मरीजों को पूरी तरीके से इलाज देंगे, ना केवल इलाज देंगे बल्कि स्टाफ को रोजगार मुहैया भी कराएंगे और गरीब आदमी की मदद भी करेंगे। सरकार को पूरा टैक्स देंगे। इस बीच में हम लोगों को ये हुआ कि प्रशासन ने कहा कि अपने एक आप कोविड हॉस्पिटल को आप डेडिकेट करिए। जी। तो हम लोगों ने उसको इमरजेंसी सिचुएशन में कोविड हॉस्पिटल को डेडिकेट भी किया, वहां पर कोविड के पेशेंट को भी इलाज किया। वैक्सीनेशन में हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जी। कोविड हॉस्पिटल्स में मैं बताऊं आपको कि हम लोगों द्वारा चलाया हुआ हॉस्पिटल में सबसे कम मोर्टेलिटी रही और बहुत अच्छा इलाज हुआ। कभी कोई ओवर बिलिंग की वगैरह की कोई समस्या नहीं हुई, ना ही मेरे मतलब होने देता हूँ मैं इस तरीके जी। का। और उस बीच स्टाफ के साथ तालमेल कैसा रहा, या फिर स्टाफ को समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, क्योंकि किसी भी डॉक्टर से, स्पेशली किसी भी अस्पताल के ओनर के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखे, उनकी काउंसलिंग होती रहे ताकि वो भी ना डरें और लगातार इस अस्पताल आते रहें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी। अगर आप उसके साथ वो ये एक विश्वास होता है जो आपके स्टाफ के साथ आपका डेवलप होता है। अगर आप उनकी पहले छोटी-छोटी समस्याओं के साथ जुड़ते रहें, कनेक्ट होते रहें, उनको सॉल्व करते रहें, तो निश्चित तौर पर वो मोटिवेटेड रहता है और वो देखता है कि आप लगे हुए हो, तो वो ऐसा नहीं होता है कि वो आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। मेरा तो विश्वास ये है। और स्टाफ ने पूरा भरपूर सहयोग दिया। हमारे सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आई। जिस किसी ने को भी मुझे लगा कि ये किसी बीमारी से ग्रसित हैं या इनकी उम्र है, तो मैंने खुद उनको कहा कि आप अभी मतलब साइड वाला काम पकड़ लीजिए, नहीं इसमें एक्टिव जो पेशेंट से टच इन्फेक्शन वाला जहाँ एक्सपोजर है वहां पर मत करिए। और फिर सेकेंड वेव में तो हम लोगों ने फुल्ली वैक्सीनेट करा ही लिया था, तो वो काफी कुछ वो और पहले वेव से के बाद से काफी कुछ एक्सपोज भी हो चुके थे, मतलब बीमारी को समझ चुके थे। अल्दो हम लोगों में हॉस्पिटल स्टाफ में इन्फेक्शन नहीं हुआ, बट ये है कि हाँ अवेयरनेस बढ़ गई, लोगों को बीमारी के बारे में समझ में आ गया, इन्फेक्शन कैसे होता है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, ये कुछ काफी कुछ समझ आ गया। तो वो सेकेंड वेव में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वेव में ये है कि हाँ उनको मोटिवेट रखना पड़ा था। और वो अगर आप खुद भी जुटे रहेंगे तो वो आपसे इंस्पिरेशन लेता है और फिर सोचता है कि डॉक्टर साहब जब जुटे हुए हैं तो फिर आगे आगे काम करता है। जी। ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। और काउंसलिंग तो नेचुरली आपकी उसकी हर प्रॉब्लम को, उसको हर माइन्यूट उसकी जो शंकाएं हैं, उसकी एंजाइटी, उसको डील करना पड़ता है। उसको कई बार पीपीई किट पहनने का हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, जो होता है वो सब सब जो सो होते और हैं कई तरीके। बार ये जो अच्छा मटेरियल्स रहते हैं, रॉ मटेरियल्स, इनका इस बीच भी में हम लोगों ने बड़ा अभाव हुआ हाँ बीच में। ये पहुंच नहीं पा रहे थे अस्पताल, चाहे पीपीई किट हो एग्जैक्टली या एग्जैक्टली दूसरे उसी के लिए मटेरियल्स हो। उसी जी। के उसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआत में मास्क जो है वो नहीं मिल पा रहा था, बड़ी शॉर्टेज हो जाती थी। तो हमने खुद मास्क यहाँ पर रोज हमारे यहाँ पर 2-2 टेलर लगे हुए थे, हम लोगों ने उसका एक्स्ट्रा काम करवाना शुरू कर दिया था। और वो हमारी ड्रेपिंग शीट्स जो रखी हुई थी मैंने उनको यूटिलाइज किया था। तो हम लोग 100-200 मास्क डेली मतलब बनवा पा रहे थे और उनको उनको पहना रहे थे, उनको यूज करवा रहे थे। तो ये हो गया। दूसरा जो आपने कहा कि हम लोगों ने एक और अच्छा काम किया था कि उनको इंश्योरेंस सबका करा दिया था कोविड के लिए, प्लस टर्म इंश्योरेंस करा दिया। तो जी। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स थे जो कि काफी मोटिवेटिंग थे। और जो है उनको लगा कि हाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, तो बहुत दिक्कत नहीं आई और जी। काम लोगों ने किया और काम बहुत मेहनत से किया। अस्पताल तो के हम योगदान लोग की बात करें अगर डॉक्टर विकास हम, तो कितना अहम योगदान रहा, क्योंकि दूसरे अस्पतालों की बात करें, हमने ये भी सुना है कि वहाँ पर मरीज ज़रूर पहुँचते थे, कहीं टेस्ट हो रहा है तो रिपोर्ट नहीं आ रही है, कहीं पर लोगों को भर्ती भी नहीं किया जा रहा है, बाहर से ही भगा दे रहे हैं, ऐसी भी खबरें थी। अपने अस्पताल के बारे में आप बताएं कि पनेशिया अस्पताल ने कितना अहम रोल कोरोना काल के दौरान निभाया और अभी भी आगे की अब क्या प्लानिंग है। देखिए हॉस्पिटल में किसी को भगाना तो ठीक नहीं है। अगर वो आया है इमरजेंसी आपके साथ, जी। आपसे एक्सपेक्टेशन लेके, जी। तो वो तो आप उसको गाइड जरूर करिए। और
और भगाने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। बस एक ही लिहाज से हम लोग जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उनको अवॉइड करते हैं, भगाते नहीं है, भगाना वर्ड जी। गलत है। अवॉइड करते हैं कि अगर नोटोरियस हैं और उनका एटीट्यूड जो है शुरू से ही झगड़ालू है जी। और कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, चीजों को समझ नहीं रहे हैं, तो फिर तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बिकॉज इट्स नॉट मैटर ऑफ मनी, इट्स मैटर जी। ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द डॉक्टर्स एंड पेशेंट। अगर वो पेशेंट और डॉक्टर का एक बॉन्ड नहीं होता, आपको हमारे पर फेथ नहीं है, हमारी ट्रीटमेंट और हमारे जो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मुझे निश्चित तौर पर आपका और मरीज का ऐसे नोटोरियस पेशेंट का इलाज करने में कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहता, हमें डिस्कम्फर्ट होता है। बस वही है, और तो उसको भगाते नहीं है, लेकिन हाँ अपनी अपनी प्रॉब्लम को हम जरूर सामने रखते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो आप ऐसा करिए कि इनको हायर सेंटर में लेते जाइए जो कि डेडिकेटेड हैं, और इनको सपोज हम इक्विप्ड हैं लेवल 2 के लिए या लेवल 1 के लिए, तो अगर वो पेशेंट वाकई बहुत सीरियस है, वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर हमारे पास 8 वेंटिलेटर हैं, अगर उनमें जी। 8 ऑक्यूपाइड हैं, तो हम जो है जाहिर सी बात है ऐसी जगह भेजना चाहेंगे जहां पर इनका वेंटिलेटर वाली फैसिलिटीज फुलफिल हो पाए, या इनको राउंड द क्लॉक वो फैसिलिटीज मिल पाए। अभी बीच में ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो हम लोगों ने ऑक्सीजन के लिए अपनी लिमिटेशंस तो है ही ना, लिमिटेड कैपेसिटी है, उस दौरान हम लोगों ने उनको एक्सप्लेन जरूर किया कि भाई देखो ये सिचुएशन है, और अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। भगाने का तो कोई नहीं होता, लेकिन हाँ जी। अगर कोई आया है तो उसको 2-3 चीजें जो हम लोगों ने किया और हमें बहुत उसका फायदा हुआ। एक तो जो आपने इनिशियल सिम्टम्स अगर फॉलो किए कि भाई जो वेव 1 में हो पाया था, जो फर्स्ट वेव जो थी उसमें कि आपने ईली और एसआरआई के पेशेंट को और जो फ्लू कॉर्नर बना के उसको अपने डायग्नोज मतलब किया, और वहां पर एंटीजन टेस्ट कर लिया, अगर वो एंटीजन जी। पॉजिटिव है तो आपने उसको डायरेक्ट कर दिया। फिर दूसरा ये है कि हमने हर एडमिशन वाले पेशेंट को एंटीजन टेस्ट किया था, तो एडमिशन के दौरान मुझे पता चलता रहा कि हाँ ये नहीं है और ये है, अगर है तो उसको एहतियात लिया गया। और उसको अगर आपने बेसिकली हमने देखा है कोविड पेशेंट में उनसे ज्यादा खतरा होता है जो कि पेशेंट इन सिम्टोमेटिक नहीं होता, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स आर मोर नोटोरियस एंड मोर डेंजरस। जी। तो अगर वो जानकारी हो गई है आपको कि ये पॉजिटिव है कोविड के लिए, तो आप उससे आइसोलेशन बना लेते हैं, उनके घर वालों को अवेयर करा देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। जी। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, माइलस्टोन होता है कोविड ट्रीटमेंट में। तो बेसिकली टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी। टेस्टिंग के बाद फिर उसकी कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग, then further treatment if it is required at a home or isolation, or if it is required in the hospital, then of course the hospitalized जी। patient should be hospitalized थोड़ा अलग सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि followed by बीइंग अ rehabilitation also। डॉक्टर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकें। दूसरे डॉक्टर्स का भी एग्जाम्पल हमने देखा, आपके साथ क्या रहा उस दौरान, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस किस प्रकार से किया? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे डॉक्टर को अपने न केवल अपने स्वास्थ्य, अपनी पर्सनल मतलब अपने इंडिविजुअल से डर सबसे ज्यादा लगता है उसको फैमिली से। हर एक के यहाँ पर हर फैमिली में उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं। तो बूढ़े माँ बाप को अब हॉस्पिटल में आप तो इन्फेक्ट हो जाते हो, और कई बार आपको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या आप एसिम्टोमेटिक बने रहते हो, बट करियर हो जाते हो इन्फेक्शन का। जी। वो ले जाके आप घर वालों को, जहाँ पर माँ बाप की जो कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो दे आर वेरी मच प्रोन। हमारे काफी फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है। तो वो एक हमेशा से एक डरावना एक एंजाइटी रहती थी जी। कि हम अपनी वजह से इनकी जान को खतरा ना पैदा कर दें। तो वो इस पूरे टाइम में जब जब इन्फेक्टिविटी रेट और पॉजिटिविटी रेट ज्यादा रहा है, तो डॉक्टर्स ने और मैंने भी खुद को आइसोलेशन में रखा है, मतलब फैमिली के लेवल पर। और जाहिर सी बात है, एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब अगर वो आइसोलेट होता है किसी वजह से और सोशलाइज नहीं कर पाता है, या अपनी पीड़ा या अपनी तकलीफ या अपने दुख दर्द या अपनी परेशानी को बहुत ज्यादा
एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो उसको एंजाइटी बिल्डअप होती है। तो वो जी एंजाइटी हर डॉक्टर ने झेली है, और इनफैक्ट नॉट ओनली डॉक्टर बट पैरामेडिकल स्टाफ और जो हॉस्पिटल एक्टिविटीज में रहा है, ये एक अभी भी एंजाइटी एक प्रिवेल कर रही है, और काफी ज्यादा इसका मतलब इंसिडेंसेस हैं। इनफैक्ट जब भी मीडिया से और न्यूज़पेपर से और वो तो पता है, जब खबर ऐसी आती है कि अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है, तो सबसे ज्यादा डरावना सीन वही दिमाग में जहन में उतरता है, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल और डॉक्टर्स, आप पेशेंट को अवॉइड नहीं कर सकते, और कब तक जी अवॉइड करोगे आप? आपका बेसिकली आप एक ऐसा है ना कि आप जैसे कि, अब मैं इनको वर्ड्स में नहीं बता सकता हूँ, जी एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि आप अपने काम से अपना जो कि एक आपका बेसिक नेचर है, आप उससे कैसे दूर हो सकते हो, चाहे जितना। देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स ने के पास मनी वॉज नॉट प्रॉब्लम, मनी की वजह से उन्होंने काम में मतलब ऐसा नहीं कि मनी की वजह से, मटेरियल की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल पर से, मैं प्राइवेट क्लिनिक की बात करता हूँ, कि वो उसकी वजह से वो उन्होंने काम किया हो। उन्होंने काम किया, उनका कंपल्सन, उनके ड्यूटी राइट्स की वजह से उन्होंने काम किया, और कोविड में भी काम किया, या उनके पेशेंट के लिए वेलफेयर के लिए या उनके लिए जो कुछ भी मदद हो सकती है उन्होंने किया। और ये एक ऐसा वक्त है, मैं अपने लिए कहूँ तो मुझे लगता है कि बीइंग ए डॉक्टर, अब मुझे कोई देश सेवा का कोई ऐसा तो गवर्नमेंट ऑफर करने नहीं जा रही है कि आप जो है राइफल पकड़ के और एलएसी और एलओसी भी चले जाइए। तो जी मुझे लगता है कि हम जो है, ये हमारे लिए लाइफ टाइम में एक ऐसा मौका आया है कि जिसमें जी हम अपने थोड़ा सा, अब लो लाइफ को खतरा है, सब कुछ है, परेशानियां हैं, लेकिन हाँ, ये इन एज ए होल इस समय ह्यूमैनिटी खतरे में है। तो बिल्कुल उस ह्यूमैनिटी खतरे में कहीं से ना घूम फिर के, अगर अगर हम आज एक को नहीं बचाएंगे, तो चाहे वो डायरेक्टली मान लीजिए चाहे वो इनडायरेक्टली मान लीजिए, जी अभी हमें इस ह्यूमैनिटी को बचाना है। सपोज अगर इन्फेक्शन की चेन अगर हम आज ब्रेक नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं से फिर वो हमको इन्फेक्ट करेगी ना। इन्फेक्शन की बिल्कुल चेन तो हमें ब्रेक करना ही करना है, उसके लिए हमें जितने जरूरी काम है वो स्टेप लेने हैं, वो पूरे करने हैं। तो चाहे जितना खतरा हो। ठीक। आखिरी दूसरा सवाल रहेगा ये दूसरा आपसे डॉक्टर दूसरा विकास, ओवरऑल लाइफ हाँ, दूसरा एक्सपीरियंस के बारे में मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा आपने सर्जरीज की हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी बात, वैसे तो हमें ज़्यादा मेडिकल टर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं चाहूँगी कि आप ही बताएं। आपकी पार्टिसिपेंट रही हैं मल्टीनेशनल क्रैश ट्रायल के भी, उसके बारे में भी प्लीज़ बताएं। जी, एक्चुअली हम जहाँ पर हम ट्रेनिंग चल रही थी उस समय, जी ये मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में तो बहुत स्टेब्लिश था, और उसका जो रोल हेड इंजरी में ट्रेस किया जा रहा था कि हेड इंजरी में मिथाइल प्रेडनिसोलोन का रोल है कि नहीं है। और ये मल्टीनेशनल ट्रायल था, मतलब आप बहुत सारी, देयर आर 26 कंट्रीज was involved in this trial. So हमारे मेंटर प्रोफेसर मजहर हुसैन was the chief invigilator of that time, और उन्होंने हमको ये ट्रायल कंडक्ट करने के लिए दिया था। तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन का हमने, हमारे पास जो आता था ड्रग, जी वो स्टडी कंडक्ट करने के बाद आप विश्वास मानेंगी, इतनी महंगी ड्रग है, इसके बावजूद भी उस मिथाइल प्रेडनिसोलोन ने ये बताया, हम लोगों के ट्रायल ने, कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन का हेड इंजरी में कोई रोल नहीं है। अब आप सोचिए ना, लोग दवाई कंपनी वाले बाइस्ड रहते हैं कि हमारा रोल स्टैब्लिश हो जाए, सो दैट उनकी दवाई बिकने लगे। जी बट हम लोगों ने ऐसा कंट्रोल ट्रायल और ऐसा ये जो मेथोडोलॉजी है से इतने अच्छी तरीके से, मेटिकुलस तरीके से उस पर काम किया, जी जिसमें ये प्रूव किया कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन का हेड इंजरी में रोल नहीं है। तो ये बड़ा अचीवमेंट था। दूसरा रही बात सर्जरीज का, तो ये है कि सर्जरी करना, और ये और थोड़ा सा भगवान का भी मैं इसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अलग तरीके का सेंस दिया है, गॉड जिसको मैं गॉड गिफ्टेड मानता हूँ। जी तो उसी के नाते ये सब होता रहा, और नेचुरली जब सर्जरी सक्सेसफुल होती हैं, वो ईश्वरी कृपा से होते हैं, तो फिर एक पेशेंट का आपके ऊपर फेथ बनता है, और फिर फेथ से ही आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और धीरे धीरे अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो आप सक्सेसफुल होते रहते हैं। मैंने ऐसा देखा है। बिल्कुल।
बहुत उसके लिए बहुत कोई धन्यवाद खास डॉक्टर विकास शुक्ला जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए हैं और साथ ही उन एक्सपीरियंस के माध्यम से लोगों तक एक बेहतर संदेश भी पहुंचा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम यानी कि हेल्थ कॉन्क्लेव, हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है, और उसके लिए सरकार ने क्या काम किया, उसके लिए प्रशासन क्या काम कर रहा है और उसके लिए जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है, इसके बारे में आज हमने बात की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सूबे के जय प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि पिछली रणनीति क्या थी और आगे की अब तीसरी वेव से लड़ने के लिए क्या रणनीतियां हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।